नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे हुए थे, जहां पर इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन की 150वीं वर्षगांठ पर आयोजित 2 दिवसीय एक कार्यक्रम में सीएम योगी ने शिरकत करी, उद्घाटन किया। हाईकोर्ट परिसर में होने वाले इस कार्यक्रम का समापन शनिवार को यानी कि कल होगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष राधाकांत ओझा ने बताया है कि समापन कार्यक्रम दोपहर को 12 बजे रखा गया है। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि केंद्रीय विधि मंत्री किरण रिजिजू भी शामिल होंगे। कार्यक्रम में शामिल सीएम योगी ने कहा कि प्रयागराज न्याय की धरती है और यहां का हाईकोर्ट अधिवक्ताओं का कुंभ है। देश के अंदर शिक्षा के एक प्रमुख केंद्र के रूप में प्रयागराज का अपना महत्व रहा है। आज से 12,000 वर्ष पहले महर्षि भारद्वाज का गुरुकुल, जिसे आप भारत का पहला गुरुकुल कह सकते हैं, इसी प्रयागराज की धरती पर है। और प्रयागराज हमारा न्याय का पवित्र मंदिर भी है, जहां पर अपनों से जब कोई व्यक्ति पीड़ित होता है, प्रताड़ित होता है, जीवन की हर प्रकार की आस और विश्वास को खो देता है, तो बड़ी आशा भरी निगाहों से वह फिर न्याय के इस मंदिर की ओर देखता है और यहां पर उसे जो राह मिलती है वह जीवन की एक नई राह होती है। और बार और बैंक का यह समन्वय आज यहां पर इसे इस रूप में प्रस्तुत करने का कार्य भी कर रहा है। जब बार एसोसिएशन अपने 150 वर्ष पूर्ण कर रहा है, ये महज संजोगी है। तो वहीं राजधानी लखनऊ में बलरामपुर अस्पताल के 154वें स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने शिरकत करी। इस दौरान ब्रजेश पाठक ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि बलरामपुर अस्पताल प्रदेश के चुनिंदा सरकारी अस्पतालों में से एक है। अस्पताल में इलाज के साथ पढ़ाई की सुविधा को बढ़ावा मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि शोध कार्य की दिशा में भी कदम बढ़ाने की जरूरत है। साथ ही सभी रोगियों को सही इलाज मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। आपको बता दें, उप मुख्यमंत्री ने कहा कि रोगी कल्याण समिति के बजट का अस्पताल भरपूर नियमानुसार उपयोग करे। सरकारी स्तर पर अस्पताल की मदद को हम तैयार हैं। केजीएमसी के बराबर हम चिकित्सा क्षेत्र में और क्या कर सकते हैं, वो आप हमें बताओ, प्रस्ताव भेजो। हम लोग पूरी तरह से सहमत हैं आपको नंबर 1 पर लाने के लिए। हर स्थिति में आपको बजट की या प्रबंधन की कोई दिक्कत होने नहीं। विशेषज्ञ चिकित्सकों की सबसे बड़ी चुनौती है, उच्च कोटि के विशेषज्ञ चिकित्सक चाहिए। तो किसी भी विभाग के चिकित्सक आपके पास न हो, ये नहीं होना चाहिए। सभी विभागों के चिकित्सक जो आप चाहते हैं विशेष श्रेणी के होने चाहिए। अभी कुछ दिनों पहले शासन स्तर पर निर्णय हुआ है, हम उनको संविदा के आधार पर लेंगे और आप अपने अपने संबंधों को, क्योंकि आप सब आपस में मित्र भी हैं, भले ही प्राइवेट में कोई चिकित्सा क्षेत्र में काम कर रहा है, विशेषज्ञ आपके मित्र है, वो आपके बैचमेट है, तो उनसे आप बात करके उनको अपने यहाँ ज्वाइन कराइए। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट का ऐलान किया, जिसमें रेलवे बजट भी शामिल है। केंद्र सरकार ने एक बार फिर से रेलवे के बजट में बढ़ोतरी की है। आपको बता दें कि रेलवे को कुल 2.4 लाख करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जिनमें से तमाम योजनाओं पर काम किया जाएगा। बजट के अनुसार साधारण रेल कोच को आधुनिक किया जाएगा। साथ ही जहां पहले 1 मिनट में 25,000 रेल टिकट बुक होते थे, तो वहीं अब 1 मिनट के अंदर 2,25,000 तक टिकट बुक हो सकेंगे। देश के आरओबी अब स्थानीय लोगों की समस्याओं को देखकर बनाए जाएंगे और आरओबी पर अब 2 पहिया वाहन और पैदल यात्रियों को भी राहत मिलेगी। उसी के अनुसार आरओबी डिजाइन किए जा रहे हैं और इसी के तहत आज रेल मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और रेल बजट की जानकारी भी साझा की है। नए डिजाइन के एलिमेंट में क्या है, क्या होता है कि जब बारिश आती है, एक ज्यादातर अपनी रेलवे लाइन है सरफेस, बहुत कम में जो बड़े एम्पैंकमेंट के ऊपर, ज्यादातर सरफेस पे, तो जो अदर पासेस है वो सारे एक ग्राउंड लेवल से नीचे की तरफ जाके उसमें से पानी भरने की दिक्कत आती है।
तो वहीं इस बार का कुल रेल बजट पूर्वोत्तर रेलवे के लिए सौगात लेकर आया है। इस बजट में उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा बजट दिया गया है, जिससे सभी को राहत की उम्मीद है। इससे प्रदेश के 159 रेलवे स्टेशंस पर काम होगा। पूर्वोत्तर रेलवे जीएम चंद्रवीर रमन की माने तो इस बार का बजट सबसे अच्छा है। इसमें बहुत कुछ पूर्वोत्तर रेलवे के लिए सुनिश्चित किया गया है। रमन का साफ तौर पर कहना, इससे हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में गति आएगी और पैसेंजर्स में भी वृद्धि होगी। बजट के जरिए सुविधा बढ़ाई जा रही है ताकि पैसेंजर जब सफर करें तो उनको आराम से सफर करने का एहसास हो, सेफ ट्रैवल करें। वंदे भारत को लेकर जीएम ने कहा है कि बड़े बड़े शहर में तो वंदे भारत आएगी ही। इसकी नीति है कि बड़े बड़े शहर को जोड़ा जाए। सहजनवा दोहरी घाट में भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। काम होते ही रेल लाइन पर काम शुरू हो जाएगा। देखिए, रेल बजट में जो आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार सबसे था कि आउटले जो है 2.41 करोड़ के लिए है का है 2.41 लाख करोड़ का है इंटायर भारतीय रेल का। इसमें से बहुत सारे पोर्शन एनी रेलवे के लिए भी है। तो मेन फोकस इस बार जो है मैसिव इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर वर्क जो है, जैसे कि दोहरीकरण है, न्यू लाइन है, ट्रिपलिंग है। इसके अलावा जो है जो जितने ये है हमारे कोचेज हैं उनकी आधुनिकीकरण करने पर है। और तीसरा है जो पैसेंजर एमिनिटीज आइटम वगैरह पर फोकस देना। आगामी 10 और 12 फरवरी को लखनऊ में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 का आगाज होने जा रहा है, जहां पर युवाओं को रोजगार उन्मुखीकरण के लिए प्रतिभागियों को नॉलेज किट उपलब्ध कराई गई है। साथ ही साथ प्रदेश सरकार की प्रख्यापित समस्त नीतियों को संक्षिप्त परिचय दिया गया और युवाओं के लिए चलाई जा रही निवेश और अन्य योजनाओं के संबंध में जानकारी दी गई है। इस दौरान पूर्व कुलपति प्रोफेसर एनसी गौतम ने कहा कि हमारा प्रयास है कि छात्रों को रोजगार उपलब्ध कराने के साथ साथ उन्हें रोजगार देने वाला बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं के लिए पहली बार ऐसा कार्यक्रम रखा है जिससे कि वो स्वयं में सक्षम बन सके, अपना उद्यम स्थापित कर सके और ऐसी कौशल और कुशल शिक्षा के आधार पर वो अपने को रोजगार देने वाला बन सके, बजाय इसके कि उनको रोजगार चाहिए। इसी को आधार मानते हुए प्रदेश में 10 तारीख से 12 तारीख तक फरवरी में ग्लोबल इन्वेस्टर मीट लखनऊ में किया जाना है। कासगंज में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट की तरफ से कासगंज के शारदा देवी जोड़ी महाविद्यालय में एक दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें तमाम कॉलेजेस से आई छात्राओं को रोजगार के लिए प्रेरित किया गया। कार्यक्रम में यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के नोडल अधिकारी पूर्व पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश प्रमोद कुमार तिवारी मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद रहे। देखिए, ये उत्तर प्रदेश शासन जो है माननीय योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में ये 10, 11, 12 को ग्लोबल इन्वेस्टर समिट कर रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट केवल लखनऊ में ही नहीं हो रही है बल्कि प्रत्येक जनपद में हो रही है। सरकार की जो सबसे बड़ी चिंता ये है कि हम जिन युवाओं के लिए सारे कार्यक्रम ला रहे हैं, जिन युवाओं के सेवा योजन के लिए, उनको उद्यमी बनाने के लिए, उनको निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद हमीरपुर दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने गांवों में चौपाल लगाकर आम लोगों से बातचीत करी। साथ ही पत्रकारों से बात करते हुए संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी सहित स्वामी प्रसाद मौर्य पर जमकर निशाना साधा और रामचरितमानस को जलाने वाली ओबीसी महासभा को जेब की टीम कहा है। संजय निषाद का कहना है कि ये लोग क्या भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते हैं या क्रिश्चियन राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इनको बताना चाहिए। मुगलों ने हमारे देश पर सैकड़ों साल राज किया, हमारे पुरखों ने मुगलों से लड़कर देश को आजाद कराया। भारत हिंदू राष्ट्र था, हिंदू राष्ट्र रहेगा। अच्छा किया कि कम से कम जो चेहरा है कि राम को गोली चलाने हैं और राम के ऊपर बोली बोलने वाले हैं, दोनों का राम विरोधी चेहरा उजागर हो गई समाजवादी पार्टी। और उसी की वजह से ऐसे ही 2-4 नेता रहे तो जो कुछ बचा खुचा समाजवादी पार्टी वो खत्म हो जाए। ये खत्म कर रहे हैं समाजवाद को। समाजवाद हो तो धर्म के ऊपर नहीं बोला जाता। समाजवाद का समाज के ऊपर आवाज उठाई जाए, समाज को राजनीतिक संरक्षण दिलाया जाए, समाज के हो हुए अत्याचार को। इस समय क्या था,
इनकम टैक्स विभाग के कार्यालय पर इनकम टैक्स कर्मचारी ने विभाग को पत्र लिखते हुए मदद की अपील की है। आपको बता दें कि एनसीआर क्षेत्र में कार्यरत इनकम टैक्स कर्मचारी का 11 माह का बेटा गंभीर बीमारी से लड़ रहा है। ये एक गंभीर बीमारी है जो कि 2 से 3 साल में जानलेवा हो जाएगी। इस बीमारी का इलाज एक जीन थेरेपी से संभव है जो कि अमेरिका से इंपोर्ट होनी है। आज की तारीख में इस दवा की कीमत 17 से 18 करोड़ रुपए बताई जाती है। आपको बता दें पत्र में कर्मचारी ने बताया है कि वो लगभग 3.5 यानी कि 3.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर चुके हैं और आगे विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों से मदद की उम्मीद जाहिर करते हैं। ऐसे में जनता टीवी भी आपसे अपील करता है कि जितनी हो सके इनकी मदद होनी चाहिए क्योंकि जिंदगी सबसे बड़ी होती है। मिर्जापुर की 96 सीटों से विधायक राहुल प्रकाश कोल का लंबी बीमारी के बाद कल निधन हो गया। लोकप्रिय विधायक के निधन की खबर मिलते ही पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई है। कल रात विधायक का शव मुंबई से बाबतपुर हवाई अड्डे आया, जिसके बाद आज सुबह पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनको अंतिम विदाई दी गई है। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल, यूपी कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल समेत तमाम नेता मौजूद रहे। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने शोक व्यक्त करते हुए कहा कि ये पार्टी नहीं, मेरी व्यक्तिगत क्षति है। साथ ही प्रदेश के कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने कहा है कि राहुल प्रकाश कोल न केवल एक अच्छे विधायक बल्कि उससे भी आगे एक अच्छे इंसान थे। अपना दल के लोकप्रिय कर्मठ युवा विधायक रहे राहुल प्रकाश कोल जी, जिन्होंने लंबी गंभीर बीमारी से जूझते हुए कल अंतिम सांस ली। राहुल जी अपने क्षेत्र की जनता के लिए, उनके मुद्दों के लिए सदैव सड़क से लेकर विधानसभा तक मुखर रहे और जनजाति समाज से अंतिम पंक्ति से आने वाले हमारे ऐसे ऊर्जावान पार्टी नेता थे जिनकी कमी को कभी पूरा नहीं किया जा सकता है। आज समस्त अपना दल मायावती के ट्वीट का जवाब देते हुए स्वयं प्रसाद मौर्य ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। मौर्य ने कहा, बाबा साहेब को हमेशा जाति उत्पीड़न और अपमान को झेलना पड़ा भारत में। इसी से तंग आकर उन्होंने कहा कि मैं हिंदू धर्म में पैदा तो हो गया था, वो मेरे वश में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू धर्म में नहीं मरूंगा, ये मेरे वश में है। इसलिए बाबा साहेब ने 10,000 लोगों के साथ नागपुर में बौद्ध धर्म अपना लिया। जब बीजेपी की सरकार बनी तो उन्होंने पांचवालीदास मार्ग को गंगा जल से धोया क्योंकि वो शूद्र थे। उन्हें उससे मतलब नहीं था कि पूर्व मुख्यमंत्री कौन था। इस पर केवल मेरा इतना ही कहना है कि इस जाति अपमान की पीड़ा को बहन जी ने अगर समझा होता तो शायद जिस प्रकार का ट्वीट किया है वो किए नहीं होती। शायद उनको ये नहीं मालूम कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर अपने विद्यार्थी से लेकर के यहाँ की जातीय उत्पीड़न का दंड झेलते रहे। यही नहीं, विदेशों में उच्च शिक्षा की पढ़ाई कर विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का खिताब लेने के बाद जब भारत देश में वापस लौटते हैं तो इसी जातीय उत्पीड़न का शिकार सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमालयन अस्पताल जॉलीग्रांट पहुंचे। अस्पताल पहुंचकर सीएम धामी ने मोहन सिंह गांववासी और वरिष्ठ राज्य आंदोलनकारी सुशीला बलूनी से मुलाकात करी है। सीएम धामी ने उनके स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी हासिल करी और मुख्यमंत्री ने मोहन सिंह गांववासी और सुशीला बलूनी के शीघ्र स्वस्थ होने की इस दौरान कामना भी करी है। तो वहीं दूसरी तरफ उत्तराखंड में बीजेपी युवा मोर्चा के जिला अध्यक्षों की सूची जारी हो गई है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सहमति के बाद युवा मोर्चा ने प्रदेश कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए जिला अध्यक्षों की सूची की घोषणा कर दी है। तो वहीं हल्द्वानी के एमबीपीजी कॉलेज में छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया सहित छात्र संघ के पदाधिकारी कॉलेज सभागार की छत पर चढ़ गए हैं और छत से कूदने की धमकी देने लगे हैं। आनर फानर में सिटी मजिस्ट्रेट, एसपी सिटी सहित पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची हुई है। किसी भी अप्रिय घटना के मद्देनजर फायर ब्रिगेड सहित तमाम फोर्सेज मौके पर बुलाई गई हैं। इस दौरान छत पर चढ़ी छात्र संघ अध्यक्षा
रश्मि माफ कीजिएगा, रश्मि लमगड़िया का साफ तौर पर कहना है कि वो कूद जाएंगी। उनका आरोप है कि एबीवीपी का जिला सम्मेलन कराकर कॉलेज को राजनीति का अखाड़ा बनाया जा रहा है। छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि का साफ तौर पर कहना है कि वो इस सम्मेलन को यहां नहीं होने देंगी, परमिशन को रद्द करना चाहिए। है वो छत पर बैठी हुई हैं और उनकी कुछ मांगे हैं कॉलेज प्रशासन से। यहाँ पे एक कार्यक्रम होना है जिसकी परमिशन के संबंध में उनकी कुछ आपत्ति है, जिसके कारण वो छत पे चढ़ी हुई है। उनसे वार्ता की जा रही है और प्रयास किया जा रहा है कि उनको शीघ्र नीचे उतारा जा सके। उनके साथ कुछ और भी पदाधिकारी? हाँ, उनके साथ 3 बच्चे और भी हैं, 4 लोग हैं जो ऊपर बैठे हुए हैं। मांग क्या कर रहे हैं? इन लोगों की जो कॉलेज में एक कार्यक्रम की अनुमति दी गई है उसमें इनकी आपत्ति है कि इनके संज्ञान में नहीं लाया गया या इन्हें नहीं बताया गया, इन्हें विश्वास में नहीं लिया गया। योगेश जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो से, संवाददाता है योगेश। क्या कुछ अपडेट है ग्राउंड जीरो पर? रश्मि लमगड़िया आखिरकार क्यों छत पर चढ़ी हुई हैं? एबीवीपी का कार्यक्रम क्या उनकी अनुमति के बिना, उनको विश्वास में लिए बिना आयोजित किया जा रहा था? देखिए, मुझे साफ तौर से पिछले 6 घंटे से ये हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। पुलिस प्रशासन के तमाम अधिकारी मौके पर मौजूद है, भारी पुलिस बल मौजूद है, लेकिन जो छात्र संघ के पदाधिकारी है, चाहे छात्र संघ अध्यक्ष रश्मि लमगड़िया हो, सचिव निहित नेगी हो, उप सचिव सौरभ कुमार हो, जितने भी छात्र संघ के पदाधिकारी जो छत पर चढ़े हैं, उनकी साफ तौर पर ये मांग है कि एबीवीपी का कल जो जिला सम्मेलन होना है वो कॉलेज में ना हो। अभी बीच में सहमति भी कई बार बन रही है, उसके बाद भी ये पूरा जो आंदोलन है वो खत्म नहीं हो पा रहा है। कई बार गुटों में भिड़ंत भी यहाँ पे देखने को मिली, लेकिन पुलिस प्रशासन ने पूरी तरीके से मामला संभाल लिया है। लेकिन अभी भी ये पूरा हाई वोल्टेज ड्रामा जारी है। 6 घंटे से रश्मि लमगड़िया कॉलेज सभागार की छत पर चढ़ी हुई है और लगातार कूदने की धमकी दे रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया योगेश हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे, खबरों का रुख करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि उत्तराखंड लोक सेवा आयोग की परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी के संबंध में सरकार लगातार कार्रवाई कर रही है। जहां एक ओर पटवारी परीक्षा को रद्द करते हुए नए सिरे से तिथि की घोषणा की गई, जिसे लेकर प्रवेश पत्र भी जारी कर दिए गए हैं, तो वहीं एजेई की परीक्षाओं में पाई गई गड़बड़ी को लेकर हरिद्वार एसआईटी की जांच के आधार पर 9 लोगों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। इस संबंध में बीजेपी प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि भर्तियों में हो रही गड़बड़ी का मामला दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि इसको लेकर हमारी सरकार कठोर कार्रवाई भी कर रही है। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। देवरिया में पकड़ा गया अवैध गांजा। अवैध गांजे के साथ 4 आरोपी हुए गिरफ्तार। बरामद गांजे की कीमत लगभग 10,23,000 रुपए। इटावा में बाबा साहेब की मूर्ति को किया गया क्षतिग्रस्त। क्षेत्रीय लोगों में दिखा खासा आक्रोश। मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को कराया शांत। नई मूर्ति लगाने का किया ऐलान। बरेली में संदिग्ध परिस्थितियों में लगी घर में आग। लाखों का सामान जलकर हुआ खाक। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। आसपास के इलाकों में एहतियातन तौर पर कराया गया खाली। गोंडा में पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में हुआ खुलासा, गोली लगने से नहीं हुई है युवक की मौत, पेचकस से की गई है युवक की हत्या। एक आरोपी को किया गया गिरफ्तार। कुमाऊं एमबीपीजी महाविद्यालय में हंगामा। कॉलेज सभागार की छत पर चढ़ी छात्र संघ अध्यक्ष। एबीवीपी के जिला सम्मेलन के विरोध में छत पर चढ़ी हैं अध्यक्षा। कॉलेज में एबीवीपी का कार्यक्रम न कराने की मांग। सहारनपुर के छिटमल कस्बे में सिटी सेंटर में लगी भीषण आग। 3 दुकानों में सारा सामान जलकर हुआ खाक। 30 लाख से ज्यादा का सामान जला। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम 2 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। वक्त हम छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत। अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।